जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस में पे ऑफ फेज के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेटरी फेज के बारे में, जिसमें हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला है। ठीक है, तो ये स्टेप जो है भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, यहीं से अभी तक तो हमने एटीपी खर्च किए, लेकिन अभी इसके बाद से हमें एटीपी मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट कैसे बने। ठीक है, और यहाँ इन्वॉल्व है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए NAD उसका जो है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो इस पूरे रिएक्शन में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें थायो हेमी एसिटल क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग को याद आ रहा होगा, हेमी एसिटल हमने कहीं पढ़ाया है, तो अभी मैं पूछूंगा। ठीक है, दूसरा है कि फॉस्फोरोलिसिस क्या है। फॉस्फोरोलिसिस है ना, ये भी इसमें हम लोग बात करेंगे। अगली चीज़ जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं कि ये जो स्टेप है ये एक एनर्जी कंजर्वेटिंग फॉस्फोराइलेशन स्टेप है। ये क्या है भाई? एनर्जी कंजर्वेटिंग फॉस्फोराइलेशन स्टेप है ना, फॉस्फोराइलेशन स्टेप। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेटिंग। ग्लूकोज की जो एनर्जी है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहे थे। ठीक है, बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको रिएक्ट करके हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको ग्लूकोज नहीं समझिएगा, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, उसका फॉस्फोराइलेशन करना है। और ये जो ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन एनर्जी है उसको कंजर्व रखना है ना। कैसे कंजर्व रखेंगे भाई? तो जब भी इस तरह के रिएक्शन होते हैं तो वहाँ फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है भाई? फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें जो है एनर्जी कंजर्व हो जाती है। जैसे एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई तब तो वो एनर्जी डेसिपेट हो गई, लेकिन उस बॉन्ड की एनर्जी को कंजर्व करके रखा जाता है। किस फॉर्म में? फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड के फॉर्म में। ठीक है, एनहाइड्राइड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो जो हम लोग पे ऑफ फेज में बात कर रहे हैं, तो किस में बात कर रहे हैं भाई? पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज प्रिपरेटिव फेज हो चुकी है, तो पे ऑफ फेज में क्या होगा कि ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट 2 फॉर्म में होगी, एक तो ATP के फॉर्म में होगी, दूसरा NADH के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होगा और ये भी प्रोड्यूस होगा। अगर इसको हम TCA साइकिल तक ले जाएं तो ये भी आपको ATP डेराइव करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है फॉस्फोराइलेशन पे ऑफ फेज में जो हमको प्राप्त होगी वो ATP के फॉर्म में प्राप्त होगी और NADH के फॉर्म में, और एंड में क्या बनेगा? पायरूवेट बनेगा। यही होता है भाई। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही लेसन में।
तो यहाँ पे देखिए ये है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो किसका एंड प्रोडक्ट है, प्रिपरेटरी फेज का एंड प्रोडक्ट है। तो ग्लिसरल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड है ना, तो ये रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ग्लिसरल्डिहाइड का क्या बनना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना चाहिए, CO2 का बाइकार्बोनेट बन जाना चाहिए, ठीक है, या CO2 बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ फ्री नहीं होगा, जो कार्बन होगा उसको फ्री नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमको एनर्जी को क्या रखना है, कंजर्व रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक है ना, और इसको हमको जोड़ना है इससे, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडेशन, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करता है, पहले इसको पकड़ के रख लेगा कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। फिर क्या होगा, उसको एक्टिव साइट में जोड़ लेगा और उसके बाद उस पर फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक, इसके अटैक को फैसिलिटेट करेगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट। तो देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फेट मिल गया। अगर इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा जी देखें तो डेल्टा जी हमारा कितना है, -49.3 किलो जूल। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी है जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलती है उससे भी ज़्यादा है। तो ये डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस में करा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन याद रहेगा, ग्लिसरल्डिहाइड से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिएक्शन है, और यहाँ NaDH, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, ये कार्बोनिल कार्बन का, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो इस पे +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, +3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा वहाँ किसी का रिडक्शन होगा। तो देखिए NAD+ ये अवेलेबल है रिडक्शन के लिए। तो इसने जो है, जो इलेक्ट्रॉन थे और जो प्रोटॉन था उसको ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। आइए अब इसके डिटेल में देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है इसका। और ये कार्टून डायग्राम आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है ना, ये एक्चुअली में एक कार्टून स्ट्रक्चर है जिसमें ये एंजाइम है। कौन सा एंजाइम, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे पॉकेट्स हैं, ये है इसका एक्टिव साइट, ये क्या है, एक्टिव साइट। और इसके एक्टिव साइट में क्या पाया जाता है भाई, इसेंशियली एकदम कंपलसरी है ये, सिस्टीन पाया जाएगा। कौन सा अमीनो एसिड पाया जाएगा, सिस्टीन, ठीक है। तो सिस्टीन में R ग्रुप क्या होगा, CH2SH होगा, ठीक है। तो SH को आप ऐसे मान के चलिए जैसे अल्कोहल होता है, ऐसे, ठीक है ना। देखिए पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन वाले उसमें आएगा, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक थायो एल्कोहल इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, थायो एल्कोहल। थायो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ SH है, ठीक है। तो इसकी एक्टिव साइट में एंजाइम की क्या प्रेजेंट है, सिस्टीन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। और एक दूसरा पॉकेट है जहाँ ये को एंजाइम है NADA+, ठीक है, ये प्रेजेंट है। होता क्या है कि ये हो गया पूरा एंजाइम और ये हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म होगा और स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का स्पेसिफिक रिएक्शन होता है तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर।
तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कार्बन को फ्री नहीं रखना है। ठीक है, फ्री रखेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, तो उसको पकड़ के रखना है। अच्छा, अब हमने आपको एक रिएक्शन पढ़ाया है कि जब भी एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल से होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ाया है हेमी एसीटल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब इसको हम अल्कोहल मान रहे हैं, थायो अल्कोहल मान रहे हैं ना इसको, भाई ये एक तरह का अल्कोहल हुआ, लेकिन यहाँ बस अंतर क्या है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, तो इसको थायोल ग्रुप बोलेंगे, जैसे हम इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते थे। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, बेसिकली थायो अल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो ये सल्फर इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, है ना, इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये जो ये अटैक हुआ था इसने बॉन्ड बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन है इसका ये यहाँ पे है ही, इसको आप देख रहे हैं, और ये ऑक्सीजन है इनका, तो भाई इधर से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ठीक है, तो ये डीलोकलाइज होके ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ कोवेलेंट लिंक है, किसके बीच, कोवेलेंट लिंकेज बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट। एंजाइम कौन है भाई, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये, और ये क्या था, सबस्ट्रेट, इसको कोवेलेंटली लिंक कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देनी है, एक मरकरी आप जानते होंगे, मरकरी Hg2+, है ना, जो बैटरी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा ये लीच आउट होता है। ठीक है, या ये एक हैवी मेटल है, और ये थायल जो थायो अल्कोहल होते हैं उनके साथ हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। तो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके कोई बाइंड करे और फिर उसको छोड़े नहीं, तो क्या हो जाएगा, सुसाइड इनहिबिटर। क्या हो जाएगा भाई, सुसाइड इनहिबिटर है ये। किसको बाइंड कर रहा है जाके, सिस्टीन को। ठीक है ना, तो इसको इरिवर्सिबल इनहिबिटर बोलते हैं। मरकरी क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ना। तो अब जब भी आप देखेंगे, जैसे जो भी एंजाइम है जहाँ सिस्टीन एज ए एक्टिव साइट है, तो दे आर वेरी सब्सेप्टेबल टू मरकरी, है ना। तो यहाँ पे तो ये याद रखिएगा, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कभी कभी पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो देखिए Na++ यहाँ प्रेजेंट है। अब इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ से ये जो पूरा प्रोटॉन और आपका इसका इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों NAD ले लेगा। ठीक है, और ये जो भाई साहब यहाँ गए थे, है ना, इलेक्ट्रॉन, वो वापस आएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बन गया। तो ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये लौट के यहाँ आया था, तो ये फिर से डबल बॉन्ड बन गया। ये यहाँ से पूरा इसके पास चला गया था, ये प्लस नहीं रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे NADH बन गया, मतलब NAD का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया कि नहीं भाई, बोलिए। और इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अभी भी कोवेलेंटली बाउंड है, किससे, एंजाइम से।
तो एंजाइम तो भाई पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, लेकिन कंज्यूम नहीं होता। यहाँ तो कंज्यूम हो रहा है, नहीं कंज्यूम नहीं होगा। देखिए अभी हमारा फॉस्फेट नहीं जुड़ा है ग्लिसरल्डिहाइड से, हमारा सबस्ट्रेट क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। लेकिन यहाँ 1 पे हमको फॉस्फेट जोड़ना है, 1 2 3, तो यहाँ हमको जोड़ना है फॉस्फेट। तो अब देखिए ये अगेन दिस इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका अटैक, यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप, ये कैसा फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है भाई। और इस फॉस्फेट के अटैक की वजह से ये डाई जो सल्फर से लिंकेज है ये टूट जाए। तो देखिए यहाँ पे इस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से ये बॉन्ड टूटे, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरोलिसिस, है ना। ये हो गया फॉस्फेट की वजह से। और यहाँ ये जो बना, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना COOR, तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, एस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, थायोएस्टर है, ठीक है। ये क्या है भाई, थायोएस्टर, ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे थायोएस्टर, तो ये थायोएस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो एनहाइड्राइड देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब फॉस्फेट का अटैक होगा तो ये यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो अभी इसने सिस्टीन के सल्फर के साथ बनाया था, ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट। जैसे यहाँ पे ऊपर फॉस्फेट 3 पे जुड़ा है, वैसे यहाँ पे भी फॉस्फेट जुड़ जाएगा। और इसकी वजह से लिसिस हो जा रही है बॉन्ड की, इस बॉन्ड की क्या हो जा रही है, लिसिस। फॉस्फेट की वजह से होते, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोरोलिसिस। और ये क्या बन गया, ये आपका एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया भाई, एसाइल एनहाइड्राइड, है ना। क्या बन गया, एसिल एनहाइड्राइड। और जहाँ पे भी ये बनता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। दैट्स वाई डेल्टा जी वैल्यू हमने पिछले उसमें देखा है, प्रीवियस जो डिस्कशंस था, कि किस तरह से ये जो है इसका डेल्टा जी वैल्यू वो थोड़ा सा ATP की हाइड्रोलिसिस से ज़्यादा ही होता है, इसीलिए ये आसानी से ATP के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस रिएक्शन में हमको किसकी आवश्यकता होगी भाई, NAD+ की। और अगर हम NAD+ देखें एक सेल के अंदर, तो ये लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻5 मोलर होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए NAD+ नहीं है सेल के अंदर, तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो पाएगा भाई, बोलिए, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को ये कॉन्सेंट्रेशन हॉल्ट कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जैसे कैंसरस सेल्स, तो कैंसरस सेल क्या करती हैं, आपका TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना करके वो क्या करती हैं, ग्लाइकोलाइसिस को 20 to 30 टाइम्स बढ़ा लेती हैं। तो वो अपनी NAD की नीड को कैसे पूरा करेंगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं रही तो ग्लाइकोलिसिस हॉल्ट कर जाएगी, स्लो हो जाएगी, इम्पीड कर जाएगी। तो इसको कैसे कैंसर सेल को कोप करती हैं या फिर जो लिवर सेल्स हैं वो कैसे करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि इसके बाद इससे ATP डेराइव कैसे होती है, किससे। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो
ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।